गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पे जितेंद्र सर पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। शाम का समय है, जैसा कि आज हम लोग बैक टू बैक लेक्चर का मजा लेने वाले हैं। जो भी लेक्चर इससे पहले हुआ है उसमें कुछ चीजों को कवर किया गया था। बाकी जो शेष चीजें रह गई हैं या कह लीजिएगा नए सेशन में कुछ अलग हट के जो लाए हैं वो आपकी सेवा में शाम की क्लास में हाजिर है। और बताने के लिए कुछ खास नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। और अभी तक जो भी लोग सेशन से जुड़ नहीं पाए हैं, कृपया वो सेशन में जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कुछ खास क्वेश्चंस को आज मैंने लिया है, हालांकि जनरल साइंस के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी टॉपिक या जो भी सेक्शंस आज मैंने कवर किया है इस सेक्शन में, इस सेशन में, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं बहुत ही मनोरंजक हैं और वो जियोलॉजी से क्वेश्चंस उठे हैं। तो आइए आप देखते हैं, लगातार कंटिन्यू बने रहिए, सेशन में मजा लीजिएगा, देखते रहिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। कमेंट के माध्यम से आंसर करते जाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो फिर आज देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहले क्वेश्चन में? ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? द लार्जेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो आकलन लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ी अस्थि कहां हो सकती है। माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। फिलहाल आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं जिनको मैं पढ़ देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेप्स, सेकंड ऑप्शन है आपका फीमर, थर्ड ऑप्शन है आपका रेडियो अल्ना और फोर्थ पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम अगर हिंदी में इसका नाम लिखें तो इसका नाम अंश मेखला है। क्या है? अंश मेखला। और इसको रेडियो अल्ना ही कहते हैं, रेडियो अल्ना। ठीक है ना दोस्तों? और इसको फीमर को हम अगर और आसान कह दे तो जांग की हड्डी भी कहा जाता है, जांग की हड्डी। ठीक है ना? और स्टेप्स जो है ये कान में पाई जाने वाली हड्डी, कान की हड्डी है। क्या है? कान की हड्डी। ठीक है ना दोस्तों? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके लिए आंसर देना और भी आसान हो गया होगा, क्योंकि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहें, हालांकि आंसर बिल्कुल आसान है। इसका आंसर है आपकी जुबान पर है, मेरी जुबान पर है। बस आपके हमें कमेंट का इंतजार है कि कितनी जल्दी किसका कमेंट आएगा और आपका आंसर चुटकी में आएगा।
चलिए फिलहाल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। अब 4 ऑप्शन सामने आ गए हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से लॉजिकली अगर कहा जाए तो इन चारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए। हमारे लिए हो सकता है अगले वीडियो में या नेक्स्ट क्वेश्चन में बेनिफिशियल साबित हो। तो आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं इन पर। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट में अगर करना चाहूं, पेक्टोरल ग्रिडल यानी कि अंश मेखला की, तो अंश मेखला का निर्माण जो होता है वो स्कैपुला तथा क्लैविकल नामक अस्थियों से होता है। किससे होता है? स्कैपुला तथा क्लैविकल नामक अस्थियों से होता है, जिसमें स्कैपुला अंश मेखला की मुख्य अस्थि होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन में आपको दिया गया है रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना ये जो हड्डी है, कहां की हड्डी है? बड़ा आसान सा जवाब आपका होना चाहिए इसके लिए। चलिए हमें प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। ये अपने हाथ की अगर मैं बात करूं, ये सभी के हाथ में होता है, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये हाथ की ये जो हड्डी है, पूरे हाथ की हड्डी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां से कोहनी से लेकर के ये शोल्डर तक का पार्ट एक है, और इस कोहनी से लेकर के ये यहां तक का जो व्रिस्ट कहा जाता है, रिस्ट वॉच जो हम लोग पहनते हैं, यानी कि कलाई यहां तक का जो भाग है, ये अलग भाग है। और तीसरा भाग ये जॉइंट से लेकर के उंगलियों तक का, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो इन 3 पार्ट में जो बीच वाला भाग है, जिसमें हम लोग घड़ी पहनते हैं, हाथ घड़ी पहनते हैं ना, ये बीच वाला भाग, यही जो हड्डी है यही रेडियो अल्ना है। इसमें देखिए आप एक अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा अगर आप देखिएगा, ऐसे घुमा करके देखेंगे, तो इसमें 2 हड्डियों के बीच में गैप पाया जाता है। इस तरीके से होता है कुछ, जिनके बीच में एक खांचानुमा एक फिट होता है। तो ये जो 2 हड्डियां हैं, इनमें से एक हड्डी आपकी रेडियो कहलाती है और दूसरी हड्डी अल्ना कहलाती है। इसी को मिलाकर के दोनों एक साथ बोला जाता है रेडियो अल्ना। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं फीमर की ओर। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, मानव शरीर की मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी अस्थि यानी कि सबसे बड़ी जो हड्डी पाई जाती है वो जांघ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं, तो लास्ट ऑप्शन है आपका स्टेप्स। स्टेप्स यानी कि कान की हड्डी। किसकी हड्डी? कान की हड्डी। तो भाई कान में पाई जाने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? ओसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिकल्स। मैं नोट कर दे रहा हूं, ओसिकल्स, ओसिकल्स कहते हैं। और ओसिकल्स में 3 हड्डियां होती हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। स्टेप्स की जब बात आई है, कान की हड्डियों की बात आई है, तो कान की हड्डियों को क्या कहते हैं? ओसिकल्स कहा जाता है। सॉरी, कान में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं उनको क्या कहते हैं? ओसिकल्स। ओसिकल्स में पाई जाने वाली 3 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियों के बारे में जरा जान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसको बोलते हैं मेलेसियस या मेलियस, सॉरी मेलियस। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपका इंकस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंकस। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड इसमें होता है स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स। कान में पाई जाने वाली ये सबसे छोटी हड्डी है। कौन सी? स्टेप। मैं नोट कर दे रहा हूं इसको, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। तो एक क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए गए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए। इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इनमें भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस घूम करके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि स्टेप के बारे में अगर मैं कहूं, स्टेप जो होती है कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है उसका क्या नाम है? स्टेप्स। क्या नाम है? स्टेप्स, स्टेप्स, स्टेप्स। बात समझ में आ गई दोस्तों?
और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी यानी कि फीमर। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो सेशन में बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना आंसर करते रहिएगा, ठीक है ना? और सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के मैं आंसर की अगर मैं बात करूं तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि के रूप में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? सेकंड इज द करेक्ट। क्लियर दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड इज एंड ऑल्सो डी इज रॉन्ग। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का इंतजार आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। पूछा गया है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? द डिजीज कास्ड बाय द वायरस इज। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी? ठीक है ना? तो विषाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन गिने चुने 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है। तो कमेंट लगातार करते रहिएगा, अपने आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा और हमें इंतजार है सबसे पहला आंसर किसका आता है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है पोलियो, सेकंड ऑप्शन है अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस, सी ऑप्शन है यानी कि कैंसर एंड फोर्थ मलेरिया। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, हम तक अपने आंसर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद जितेंद्र सर चैनल को मत भूलिएगा, तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर भी करिए, अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपना आंसर भी पहुंचाइए। तो दोस्तों विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? फटाफट आंसर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार है। चलिए मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया जो है बीमारी किसके द्वारा फैलती है? जल्दी से कमेंट करते रहिएगा। कैंसर भी बताना है, अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस भी बताना है, पोलियो भी बताना है। तो मलेरिया जो बीमारी है मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है, ठीक है ना? क्लियर? अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है, कई कारणों से ये बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना? सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और मैं अगर बात करूं अगले ऑप्शन की ओर तो हालांकि ये विषाणु द्वारा बीमारी फैलने वाली नहीं है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कैंसर और मलेरिया की, ठीक है ना? अगले में बात करता हूं अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस। तो जो ये ब्लाइंडनेस है ये किस कारण से होता है? ये तो सामान्यतः क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यानी कि क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया ब्लाइंडनेस का, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है। तो ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन प्रमुखतः विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। इसी में अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की अगर कमी हो रही है तो विटामिन ए की पूर्ति कहां से होगी, यानी कि इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो देखिएगा विटामिन ए की कमी से ये जो रोग होता है, ए की कमी से, और विटामिन ए की जो भरपाई होती है यानी कि इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, अगर मैं स्रोत की बात करूं तो पहले स्रोत यानी कि दूध हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, लहसुन हो गया, पपीता हो गया, नारंगी हो गया, पालक हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है ना? फिलहाल मैं कुछ नोट कर दे रहा हूं, याद रहेगा आपको। दूध, अंडे, मछली, ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, और फ्रूट में मैं फिलहाल पपीता लिखे दे रहा हूं, बाकी पीटीज, ठीक है ना? बात समझ में आ गई दोस्तों? तो जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, ये किसकी कमी से होता है?
इसका प्रमुख कारण क्या है? ये प्रमुखता विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए की भरापाई के लिए यानी कि इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं उनके बारे में आपने जाना कि दूध, अंडे, मछली, हरी पत्तेदार सब्जी, पपीता, नारंगी, लहसुन, शकरकंद इत्यादि से इसकी भरापाई होती है, यानी कि इसके प्रमुख स्रोत। बात समझ में आ गई दोस्तों? और ये भी विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है, याद रखिएगा। फिलहाल अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है पोलियो। तो एक बार मैं विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों के नाम में बता देता हूं आपको, ठीक है, सुन लीजिएगा। तो विषाणु द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनमें सबसे पहला तो जुकाम ही होता है। बात समझ, ये भी वायरस से होता है, विषाणु द्वारा होता है। जुकाम हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, पीलिया हो गया, ये सभी इत्यादि और भी बहुत सारे रोग हैं, ये विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, वायरस के द्वारा फैलते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो कुछ मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, इनमें से जुकाम, एड्स, चेचक और पोलियो, डेंगू ज्वर, बात समझ में आ रही ना? डेंगू ज्वर, अगला पीलिया, फिलहाल इतने ही इत्यादि, ठीक है ना? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? आपके सामने पहला ही ऑप्शन रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ में आ गई दोस्तों? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियों में एक बीमारी पोलियो भी है। बात समझ में आ गई? यानी कि सेकंड, थर्ड एंड लास्ट इज रॉन्ग। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है आपके स्टडी विद जितेंद्र सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा, ये स्क्रीन पर देखते हैं क्या पूछा गया है। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2016 में ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में सॉरी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा आर डिजीजेस, मतलब किसकी बीमारी है ये? पेट की, आंखों की, कान की, गले की। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हीं में से चूज करना है कि आपका आंसर सही क्या है। फटाफट आपके आंसर का मुझे इंतजार है। आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा, जल्दी से जल्दी। चलिए, अगर मैं बात करूं ग्लूकोमा की, तो भाई ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा क्या है, ये ट्रेकोमा क्या है? सबसे पहले अगर हम इन्हीं के बारे में जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी ये बीमारी से प्रभावित क्या होता है। बात समझ में आ गई ना? तो आंख का, यहीं से बात क्लियर होगी, यानी कि सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। फिलहाल में इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं इसको। अगर मैं बात करूं ग्लूकोमा की, तो भाई ये आंख का बढ़ा प्रेशर ऑप्टिक नर्व यानी कि आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाली जो नर्व होती है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना? ऑप्टिक नर्व यानी कि आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाली नर्व होती है ये। तो ये बीमारी जो है कौन? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों के बढ़े प्रेशर यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या है? आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाली जो नर्व है इसको डैमेज करता है। कौन? ग्लूकोमा। बात समझ में आ रही है? ये धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे है या किसी के है, तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है और ये पेशेंट को पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही? धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है और पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसको क्या है क्या नहीं है। जब आंख के बढ़े प्रेशर से आंख की जो नर्व होती है
वो खराब हो जाती है। यानी कि आंख पर प्रेशर यानी कि तनाव बढ़ते 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 क्या होता है कि वो नर्व खराब हो जाती है। खराब होने पर फिर खराब होना हो या होने पर, बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा, मैं एक बार रिपीट करे दे रहा हूं। आंख का बड़ा प्रेशर ऑप्टिक नर्व यानी कि आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाली नर्व को डैमेज करता है। कौन? ग्लूकोमा। ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पेशेंट को पता नहीं चलता है। और फिर क्या होता है, जब आपके बढ़े प्रेशर से आंख की नर्व खराब हो जाती है तो उसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एंगल ग्लूकोमा। याद रखिएगा, ओपन एंगल, ओपन एंगल ग्लूकोमा। बात समझ में आ रही दोस्तों? ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्लूकोमा के बारे में, ठीक, ग्लूकोमा, ये रही बात ग्लूकोमा की। अब अगर मैं ट्रैकोमा की बात करूं तो ट्रैकोमा क्या है? ये भी एक संक्रमण है। क्या है? संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह संक्रमण संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, प्रैक्टिकली एनालाइज करिएगा, आंखों, पलकों और नाक या गले से स्राव होने वाले, काफी लोगों को देखा होगा कि आंख से पानी बहता रहता है, ठीक है ना, पलकों से देख के ऐसा लगता है। अब कहना, आप केवल एनालाइज करिएगा। हाँ, नाक से पानी गिरने लगता है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी को गले से भी पानी निकलने लगता है, तो वो कंडीशन स्टेज अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आंखों, पलकों और नाक या गले से होने वाले स्राव के संपर्क में आने से फैलता है क्या? ट्रैकोमा। बात समझ में आ रही है? इसका प्रमुख कारण, प्रमुख कह लो या मुख्यता कह लो या आमतौर पर कह लो, रुमाल है। क्या है? रुमाल जैसे संक्रमित चीजों का इस्तेमाल करने से होता है। पता लगा हमारी रुमाल आपने, आपकी रुमाल उन्होंने, उनकी रुमाल हमने, एक दूसरे से आदान प्रदान किया फ्रेंड सर्कल में, और किसको क्या प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता होता है और वो प्रॉब्लम हमारी आ जाती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ, तो यही एक वजह है कि ये ऐसा संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है और ये संक्रमण संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले से होने वाले स्राव के संपर्क में आने से होता है। और इसका आम तौर पर या कह लिया जाए प्रमुखता कारण रुमाल जैसे संक्रमित चीजों का इस्तेमाल करने से होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जैसी बीमारी किसके लिए है? ये आंखों से संबंधित है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट बिल्कुल करते रहिएगा, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। तब तक आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन सामने आ चुका है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट को बाहर करता है? सोचिए, कौन सा ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में अंग पाया जाता है जो यूरिया जैसे अपशिष्ट को बाहर करता है? विच ऑर्गन एक्सर्ट्स यूरिया लाइक वास्ट? जल्दी से, पहला ऑप्शन आपके सामने है आमाशय यानी कि स्टमच। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड ऑप्शन है गुर्दा, वृक्क, किडनी। गुर्दा को ही वृक्क कहते हैं और इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट यानी कि लास्ट ऑप्शन है आपके सामने प्लीहा, स्प्लीन, जिसको हम आमतौर की भाषा में कहते हैं तिल्ली। बात समझ में आ रही? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इन चारों ऑप्शन में किसका ऐसा कार्य है जो यूरिया जैसे अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करता है? तो आपके
क्वेश्चन के आंसर फटाफट हमारे तक आने चाहिए। कमेंट के माध्यम से कमेंट फटाफट करिएगा, किसका आंसर जल्दी आता है, हमें आपके आंसर का इंतजार है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तब तक मैं एक बार रिवाइज करे दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आमाशय यानी कि स्टमक, सेकंड है आपका छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड है आपका गुर्दा यानी कि किडनी, एंड फोर्थ प्लीहा। बताइए जल्दी से जल्दी। अगर चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं, आपका आंसर आ रहा है, थोड़ा स्लो है, चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। आगे बढ़ते हैं जब तक हम। आमाशय की मैं बात करूं, अगर स्टमक की मैं बात करूं, तो भोजन को पचाने, जो हमारा पेट है, आमाशय है, भोजन को पचाने में प्रमुख रोल प्ले करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो भोजन को पचाने तथा उससे पोषक तत्व, पचाने के साथ साथ उसमें से पोषक तत्व ग्रहण करके, ठीक है ना, शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने में अत्यंत सहायक है। कौन? आमाशय यानी कि पेट। भोजन को पचाने तथा उसमें से पोषक तत्व ग्रहण करके शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने में अत्यंत सहायक है। फिलहाल मोटा मोटा सा मैं आपको हिंट कर रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे वहां पर। फिलहाल शॉर्ट में यहां जान लेते हैं। अगले ऑप्शन की ओर अगर मैं बढ़ता हूं, अगला ऑप्शन आपके पास है छोटी आंत। तो छोटी आंत की मैं अगर बात करूं, तो छोटी आंत का जो मुख्यतः कार्य है वो आमाशय से आए अर्ध तरल भोजन यानी कि लिक्विड सॉलिड मिक्स, अर्ध तरल, ठीक है ना। तो छोटी आंत का कार्य क्या है? आमाशय से आए अर्ध तरल भोजन का पाचन करके उसका अवशोषण करना। बात समझ में आ रही? अर्ध तरल भोजन का पाचन करके उसका अवशोषण करना, ये कार्य किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। बात समझ में आ रही? अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल मैं अगला ऑप्शन यहां पर सी लेता हूं, यानी कि गुर्दा, वृक्क यानी कि किडनी। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इसका जो मेन कार्य है, ठीक है ना, मेन वर्क जो है वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर, अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया भी आता है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और भी जो बॉडी के लिए यूजलेस साबित होते हैं, ठीक है, हाँ, उनकी मैं बात करता हूं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करना तथा शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन बनाकर यूरिन यानी कि पेशाब बनाना इसका मुख्य कारण है। किसका? किडनी का, यानी कि गुर्दे का, यानी कि वृक्क का। बात समझ में आ गई दोस्तों? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करना तथा शरीर में पानी व क्षार का संतुलन करके पेशाब यानी कि यूरिन बनाना इसका मुख्य कारण है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि प्लीहा। फिलहाल बात यहीं से क्लियर हो गई आपकी। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने वाला इनमें से कौन है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, पहले एक्सप्लेन हो चुका है, बाकी ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर, और जल्दी से जल्दी अपने कमेंट के माध्यम से आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा। भाई आप लोगों का कमेंट जो है, आंसर जो है, बहुत ही स्लोली आते हैं, बहुत स्लोली आते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो, आपका आंसर चुटकी में तुरंत सामने हाजिर होना चाहिए कमेंट के माध्यम से। तो फिलहाल मैं आप इस क्वेश्चन के लिए आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, और अगर अभी भी चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लाल रुधिर कणिका बनती है,
यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, कणिका में बनती है ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, लाल रुधिर कणिका बनती है, रेड ब्लड इज फॉर्म्ड इन नहीं होना चाहिए द कॉर्पसेल्स। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। लाल रुधिर कणिका बनती है, रेड ब्लड इज फॉर्म द कॉर्पस सेल्स। पहला ऑप्शन आपके सामने है लाल कणिका, लाल कणिकाएं यानी कि रेड कॉर्पसेल्स। बी आपका श्वेत कणिकाएं यानी कि व्हाइट कॉर्प सेल्स। सी यानी कि अस्थि मज्जा, बोन मैरो। डी आपका नन ऑफ दीज। देखिए, अगर लाल रुधिर कणिका की बात की गई हो, श्वेत कणिका की बात की गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी ऑप्शन को मैं एक में ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। किसमें एक्सप्लेन कर दूं, एक में ही। थोड़ा सा धैर्य बांधिएगा, फिलहाल कोशिश करिएगा अपने आंसर की ओर बढ़ने के लिए। फिलहाल मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं इसका, और उस एक्सप्लेनेशन से ये सारे ऑप्शन उसी में आ जाएंगे और आपका सटीक निशाना अपने आंसर की ओर होगा। तो थोड़ा सा अगर डिस्कशन की जाए, डिस्कशन करने पर आप देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, लाल रुधिर कणिका बनती है, ठीक है ना। तो मैं यहां से ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं सी से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। किसे, सी से, यानी कि अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो मैं अस्थि मज्जा की बात करूं, अच्छा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, और इसको भाई अस्थि मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मैरो, अस्थि मैरो, ठीक है ना, अस्थि मैरो भी कहते हैं। हमारे शरीर के हमारे शरीर के बड़े हड्डियों के मध्य में खोखला भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खोखला भाग। हमारे शरीर के बड़ी हड्डियों के मध्य में खोखला भाग पाया जाता है। मैं अगर एग्जांपल दूं, अभी बात चल रही थी फीमर की, ठीक है ना, या मैं टीबियो फिबुला की बात करूं, या रेडियो अल्ना की बात करूं, बात समझ में आ रहे। तो इन हड्डियों के बीच में क्या होता है कि खोखला भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खोखला भाग पाया जाता है, जिसमें नरम ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू, क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है ना, हाँ सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, नरम ऊतक पाए जाते हैं, जिसे अस्थि मज्जा या अस्थि मेरु या बोन मैरो कहा जाता है। बात समझ में आ रही दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे शरीर में बड़ी हड्डियों के मध्य में खोखला भाग पाया जाता है, जिसमें नरम ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही इतनी। तो आगे बढ़ते हैं, सेशन में बने रहिए, एंजॉय करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे भी बढ़ते रहिएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए यहां से अस्थि मज्जा के बारे में। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो एक लचीला ऊतक होता है। क्या होता है, लचीला, वेरी फ्लेक्सिबल टिश्यू जो होता है, जिसमें दो प्रकार के स्टेम सेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। इसमें मैं यहीं से कर ही दे रहा हूं इसको, ऐसे दो प्रकार के, ठीक, दो प्रकार के स्टेम सेल पाए जाते हैं, यहीं में लिखे दे रहा हूं, स्टेम सेल, क्लियर, ठीक, पहला और ये दूसरा, दो प्रकार के स्टेम सेल पाए जाते हैं, जिसमें से एक यानी कि पहले को जो कहा जाता है हीमोपोइटिक। क्या बोला जाता है,
हीमोपोइटिक, हीमोपोइटिक। कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन का सवालों का जवाब यहीं पर है। और अगला है स्ट्रोमल। क्या है? स्ट्रोमल। बात समझ में आ गई दोनों? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। हीमोपोइटिक और स्ट्रोमल के बारे में भी जान लिया। तो हीमोपोइटिक स्टेम कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ये? रक्त कोशिकाओं का। ठीक है ना? रक्त कोशिका, ये रक्त कोशिका का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जबकि स्ट्रोमल की अगर बात करी जाए तो स्ट्रोमल कोशिकाओं से अस्थि कार्टिलेज, क्या? अस्थि कार्टिलेज और वसा का निर्माण होता है। इससे होता है अस्थि कार्टिलेज और वसा। ठीक है ना? अस्थि मज्जा की अगर बात करी जाए तो अस्थि मज्जा में एक बहुत लचीला ऊतक होता है। दो प्रकार के स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है हीमोपोइटिक और दूसरा है स्टोमल। हीमोपोइटिक का कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। और स्ट्रोमल का कार्य है अस्थि कार्टिलेज और वसा का निर्माण करना। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अस्थि मज्जा को संरचना के दृष्टिकोण से देखूं, अगर संरचना के दृष्टिकोण से अगर इसमें अस्थि मज्जा के बारे में कहा जाए तो ये दो प्रकार की होती है। मैं इसी से यहीं पर रिलेट करे दे रहा हूं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर बात करी जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं। बात समझ में आ रही? दो प्रकार कौन कौन से, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। संरचना की दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं। लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स तथा कुछ सफेद रक्त कणिकाओं का यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले के बारे में अगर कहा जाए तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना? यानी कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है पहले के द्वारा। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में सिर्फ और सिर्फ सफेद रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण। किसके आधार पर? अगर अस्थि मज्जा को संरचना के आधार पर विभाजित किया जाए तो ये दो भागों में विभाजित होती है। पहले भाग का मतलब होता है, इसका कार्य होता है कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है पहले के द्वारा। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा पीली अस्थि मज्जा से सिर्फ सफेद रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी। बात समझ में आ रही? यानी कि मैं इसकी बात करूं, ये पीली अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा। ठीक है? और ये क्या है? लाल अस्थि मज्जा, लाल।
अस्थि मज्जा। ठीक है, संरचना के आधार पर अस्थि मज्जा को दो भागों में विभाजित किया है, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। तो जो लाल अस्थि मज्जा है इसका काम क्या है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करना, निर्माण करना, और पीली अस्थि मज्जा का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं हैं, तो इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए निरंतर डेवलप होती रहती है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। तो लाल रुधिर कणिका बनती है कहां, अस्थि मज्जा में। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, श्वेत कणिकाएं और लाल कणिकाएं, नन ऑफ दीज, ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग साबित होते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आपके कमेंट हमें जरूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कमेंट सभी लोग कर रहे होंगे, और अगले सेशन के लिए माइंड सेट करिएगा। नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जो क्लास बैक टू बैक चल रही है इसमें चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो मैं अपनी आज का सेशन यहीं से समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।